नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात किसी एक घटना की नहीं बल्कि एक पैटर्न की करने वाले हैं। एक ऐसे पैटर्न जहां प्रशासनिक अटैचमेंट अस्थायी व्यवस्था से बढ़कर स्थायी मॉडल बन चुका है। प्रतीत ये होने लगा है कि प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला विभाग आबकारी यानी मदिरा विभाग नियम से नहीं बल्कि मैनेजमेंट के एक मॉडल से चल रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब प्रशासनिक ढांचा कमजोर होता है तो उसका असर सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहता, वह सड़कों पर दिखाई देता है। देहरादून में 15 दिन में 5 हत्याएं, हल्द्वानी में डबल मर्डर, कस्टडी में मौत। सवाल ये नहीं कि अपराध क्यों हो रहे हैं, सवाल ये क्या सिस्टम उन्हें रोकने के लिए तैयार है भी या नहीं। तथ्यों सहित समझते हैं। अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि प्रदेश में योग्य और काबिल अधिकारियों की किस कदर कमी होती जा रही है। स्थिति इतनी विचित्र हो चुकी है कि पद योग्य अधिकारी ढूंढे नहीं मिल रहे और जो मिल रहे हैं वो या तो अटैचमेंट के खेल में उलझे हैं या फिर ऐसी जगहों पर बिठाए गए हैं जहां नियमों से अधिक व्यवस्था चल रही है। जनपद उधम सिंह नगर का उदाहरण पूरे प्रदेश ने देखा, जहां काबिल इंस्पेक्टरों की कमी के नाम पर दूसरे जनपद से अधिकारियों को लाकर मनचाही पोस्टिंग दी गई और उसी का नतीजा शायद रहा कि किसान सुखवंत सिंह को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी, जिसका जिक्र हमने अपने पिछले हफ्ते में किया है। पुलिस विभाग के इस अटैचमेंट के खेल को आप विस्तार से हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, पर यह अटैचमेंट का गोलमाल सिर्फ पुलिस विभाग में हो ऐसा नहीं। ये संयोग नहीं बल्कि प्रशासनिक अव्यवस्था की एक लंबी श्रृंखला दिखने लगी है। तो पहले बात कर लेते हैं प्रदेश के सबसे बड़े राजस्वदाता विभाग आबकारी विभाग की। यह वही विभाग है जो सरकार को सर्वाधिक राजस्व देता है। ये वही विभाग है जो शराब नीति बनाता है, लाइसेंस देता है, राजस्व का लक्ष्य तय करता है और अवैध तस्करी रोकने की जिम्मेदारी भी उठाता है। लेकिन सवाल ये, क्या ये विभाग वास्तव में अपने वैधानिक ढांचे के अनुसार संचालित हो भी रहा है या नहीं, या फिर यह आउटसोर्स व्यवस्था के हवाले है? क्या शासन स्तर की शक्तियां विभागीय स्तर पर मनमर्जी से प्रयोग की जा रही हैं? हमने पहले भी दिखाया था कि किस प्रकार टेट्रा पैक में शराब लाकर उसे काफल और माल्टा जैसे नाम दिए गए। ऐसे में छोटे बच्चों से अगर पूछा जाए क्या पी रहे हो तो उत्तर मिलेगा माल्टा या काफल जूस। ये राजस्व बढ़ाने की नीति सामाजिक जिम्मेदारी से विमुख होने का उदाहरण है, जो शराब को आसानी से हर जगह पहुंचाने का एक आसान रास्ता बन गया। इसी विभाग में अटैचमेंट का जो घोलम घोल है, उसी से शुरू करते हैं इस विभाग की कहानी। अटैचमेंट यानी अस्थायी संबद्धीकरण, जो विभागीय आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या अटैचमेंट इस विभाग में स्थायी व्यवस्था बन गया है? क्या शासन स्तर के अधिकारों का प्रयोग विभागीय स्तर पर किया जा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, वेतन किस पद और मद से मिल रहा है? ये विभाग वैसे तो प्रदेश के युवा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है। मुख्यमंत्री की अत्यधिक व्यस्तता और प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर ले जाने के लिए दिन रात कार्य करने के कारण विभाग लगता है अब आउटसोर्स पर दे दिया गया है। अब घंटे तो दिन में 24 ही होते हैं, लिहाजा युवा मुख्यमंत्री बिना छुट्टी लिए काम कर रहे हैं और अन्य महत्वपूर्ण विकासी कार्यों में तल्लीन हैं। ऐसे में जब हमने राम भरोसे चल रहे इस विभाग की गहनता से पड़ताल की कि आखिर प्रदेश का इतना संवेदनशील विभाग ऐसे रिकॉर्ड कैसे तोड़ रहा है, तो होश उड़ गए। पता चला कि काबिल अधिकारियों की अत्यधिक कमी के कारण यहां भी अटैचमेंट यानी संबद्धीकरण का खेल चल रहा है। विभाग में ऐसे अधिकारी एक दूसरे की जगह पर लाए गए जो भले काबिल हो या नहीं पद के, पर उस पर विराजमान होकर आउटसोर्सकर्ता के मनमाफिक कार्य करने की काबिलियत रखते हैं। क्यों और कैसे, तथ्यों के साथ आपको बताते हैं, पर ध्यान रहे ये भक्ति में लीन कार्यकर्ताओं की समझ से परे है, लिहाजा प्रदेश हित का सोचने वाले ही इस वीडियो के तथ्यों को समझ पाएंगे। इस लिस्ट में पहला नाम है टीपी सिंह का, जिनका पद सहायक आबकारी आयुक्त है, यानी यह पद जिला आबकारी अधिकारी का होता है। महोदय की मूल तैनाती जिला आबकारी अधिकारी देहरादून के पद पर है, किंतु अचानक इन्हें आबकारी आयुक्त द्वारा जिला आबकारी अधिकारी देहरादून के पद से हटाकर आबकारी आयुक्त यानी आबकारी विभाग के मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। यहां तक तो सही था, किंतु विभाग के कर्ता धर्ता को अचानक ध्यान आया कि यह अधिकारी काबिल तो थे ही, यद्यपि थोड़ी सी काबिलियत में कमी आई है, किंतु इतनी भी नहीं कि इन्हें मुख्यालय में बैठा दिया जाए। तो इन्हें अचानक मुख्यालय से जिला आबकारी अधिकारी टिहरी गढ़वाल के पद पर अटैच कर दिया गया।
यहाँ एक बात अत्यधिक गौर करने की है कि जिला आबकारी अधिकारी के पद के सापेक्ष जो भी सहायक आबकारी आयुक्त की नियुक्ति अथवा अटैचमेंट होता है वह शासन स्तर से होता है, यानी प्रमुख सचिव आबकारी के माध्यम से। किंतु आबकारी विभाग में यह नियम संभवतः लागू ही नहीं हुआ। सोचा गया होगा कि पद तो जिला आबकारी अधिकारी के बराबर का ही है, तो क्यों नहीं इनका स्थानांतरण कर दिया जाए। इस पर भी हैरानी की बात ये, जिसे सुनने के बाद आप आबकारी विभाग को नमस्कार जरूर करेंगे, क्योंकि श्री टीपी सिंह का वेतन आज भी जिला आबकारी अधिकारी देहरादून के नाम से ही निर्गत होता है। वह बात अलग है कि वह यहां से अटैचमेंट का खेल खेलते मुख्यालय से लेकर कब टिहरी पहुंच गए ये उन्हें खुद भी नहीं पता चल पाया। इनकी मूल तैनाती जिला आबकारी अधिकारी देहरादून थी। पहले मुख्यालय अटैच किया गया, फिर टिहरी गढ़वाल, लेकिन वेतन आज भी देहरादून से मिल रहा है। सवाल ये कि यदि पद जिला आबकारी अधिकारी का है तो स्थानांतरण शासन स्तर से क्यों नहीं? क्या अटैचमेंट के माध्यम से स्थानांतरण प्रक्रिया को दरकिनार किया गया है? इस लिस्ट में दूसरा नाम है लक्ष्मण सिंह बिष्ट का, जिनका पद सहायक आबकारी आयुक्त का है और इनकी मूल तैनाती आबकारी अधिकारी टिहरी गढ़वाल है। इन्हें भी बिना स्थानांतरण किए इनका अटैचमेंट यानी संबद्धीकरण यहां से आबकारी आयुक्त कार्यालय यानी आबकारी मुख्यालय देहरादून कर दिया गया। इसके बाद इनका अटैचमेंट मुख्यालय से सीधा जिला आबकारी अधिकारी चमोली के पद पर कर दिया गया। इन महोदय का वेतन भी अभी तक जिला आबकारी अधिकारी टिहरी गढ़वाल यानी मूल तैनाती वाले पद से ही निर्गत किया जा रहा है। यहाँ पुनः वही नियम लागू होता है कि अगर लक्ष्मण सिंह बिष्ट जिला आबकारी अधिकारी के पद पर हैं तो इनकी तैनाती यानी अटैचमेंट अथवा स्थानांतरण शासन स्तर से अर्थात प्रमुख सचिव आबकारी द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन के आधार पर होना चाहिए था। सवाल यही है कि क्या शासन की अनुमति ली गई या विभाग ने स्वयं ही शासन की भूमिका निभा ली? प्रतीत तो यही हो रहा है कि प्रदेश का आबकारी विभाग इस कदर बाहें चढ़ाए हुए है कि वह कुछ भी कर सकता है किसी की परवाह किए बगैर। खैर, तीसरा नाम आता है नथुराम जोशी का, जो सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर हैं और इनकी मूल तैनाती जिला आबकारी अधिकारी उधम सिंह नगर के पद पर है। इन महोदय की काबिलियत की भी परीक्षा बहुत उच्च स्तर पर नापी गई, जिसमें ये संभवतः पास नहीं हो पाए और इन्हें अचानक संयुक्त आबकारी आयुक्त कार्यालय कुमाऊं में अटैच कर दिया गया और इनका भी वेतन आज तक मूल तैनाती वाले स्थान अर्थात जिला आबकारी अधिकारी उधम सिंह नगर से मिल रहा है। एक और नाम है प्रीतम सिंह कंडियाल का, जो पदोन्नति के बाद भी अटैचमेंट पर हैं। प्रीतम सिंह कंडियाल सहायक आबकारी आयुक्त हाल ही में पदोन्नति के बाद बने हैं। वैसे इससे पूर्व ये बतौर इंस्पेक्टर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में तैनात थे। इन्हें पदोन्नति के बाद सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर संयुक्त आबकारी आयुक्त कुमाऊं में संबद्ध अर्थात अटैचमेंट कर दिया गया। अब अधिकारी शायद ये भूल गए कि जब किसी अधिकारी या कर्मचारी की पदोन्नति होती है तो उसे उसकी पदोन्नति के बाद नई जगह पर नई नियुक्ति उसके वर्तमान पद के सापेक्ष दी जाती है। यहाँ ये महोदय सहायक आबकारी आयुक्त तो बने, जिसके बाद इनकी नई नियुक्ति शासन स्तर पर प्रमुख सचिव के आदेश से होनी थी, किंतु विभाग ने इन्हें यहाँ भी अटैचमेंट के खेल का खिलाड़ी बना दिया। अब हो सकता है कि किसी भी जिले में कोई रिक्ति न होने के कारण ऐसा किया गया होगा। अब जब कई जिले इंस्पेक्टर के भरोसे चल रहे हों, व्यवस्था बिना समस्या पूरी निभाई जा सके, तो अटैचमेंट के खेल में बुराई है ही क्या? यही शायद आबकारी विभाग ने भी सोचा होगा। अब एक और नाम है मनोज कुमार उपाध्याय का, जिनका एक पैर अल्मोड़ा में है तो दूसरा पिथौरागढ़ में, जिनकी मूल तैनाती जिला आबकारी अधिकारी अल्मोड़ा की है। इन महोदय की काबिलियत पर ना तो पहले कभी कोई शक हुआ और ना इनकी काबिलियत में कोई कमी आई, जिसके फलस्वरूप या कहें इन्हें इनाम स्वरूप जिला आबकारी अधिकारी पिथौरागढ़ का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। ये बात अलग है कि पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियां जहां एक जिले में ही अधिकारियों को घूमने में पसीने आ जाते हों, वह भी ऐसा विभाग जिसमें आए दिन सरकारी पैसा जमा करने का दबाव से लेकर अवैध शराब तस्करी जैसी गतिविधियों का अत्यधिक बोझ बना रहता हो, बावजूद इसके इनके कंधे ये भार झेलने के लिए इतने मजबूत हैं कि एक पैर अल्मोड़ा तो दूसरा पिथौरागढ़ में रखकर ये सभी कामकाज पूरी निष्ठा के साथ निपटा देते हैं। ये बात इसलिए भी क्योंकि प्रदेश के आबकारी विभाग में जिला आबकारी अधिकारी के पास काम का बोझ बहुत रहता है। माल निकासी से लेकर अधिभार जमा करवाना, वह भी समय पर, अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। वहीं दुकानों पर हो रही ओवर रेटिंग रोकने के लिए बाकायदा दुकानों पर जिला आबकारी अधिकारियों के दूरभाष नंबर चस्पा होते हैं।
ताकि शिकायत होने पर अथवा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी अपने संबंधित क्षेत्रीय निरीक्षक के साथ मौके पर मुस्तैद हो सके। लेकिन यहाँ अब इन कार्यों के लिए अधिकारियों की कोई भी जिम्मेदारी ना तो तय होती है और ना ही अधिकारियों का ध्यान इस ओर रहता है। खैर, ये सब तो थी सहायक आबकारी आयुक्त यानी जिला आबकारी अधिकारी रैंक के अधिकारियों की कहानी। अब आगे सुनिए उनसे एक रैंक कम यानी इंस्पेक्टर यानी निरीक्षकों की काबिलियत की कहानी। निरीक्षकों के क्रम में हम सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं आबकारी विभाग की सख्त लेडी सिंघम से। काम का बोझ इतना कि मैडम का एक पैर ऋषिकेश में रहता है तो दूसरा मसूरी में। मैडम प्रेरणा बिष्ट, इनका मूल पद इंस्पेक्टर है, जिनकी मूल तैनाती जनपद देहरादून क्षेत्र 3 ऋषिकेश है। इन्होंने बतौर आबकारी इंस्पेक्टर ऋषिकेश में इस कदर काबिलियत दिखाई कि विभागीय उच्च अधिकारियों को समझ ही नहीं आया कि इन्हें और क्या क्या प्रभार दे दिए जाएं। उनके कद और उनके पद के अनुरूप उनके लिए विभाग में मानव पदों की कमी हो गई, इसलिए इन्हें तत्काल प्रभाव से जनपदीय प्रवर्तन देहरादून के आबकारी इंस्पेक्टर का भी चार्ज दे दिया गया। किंतु उनकी काबिलियत के आगे ये भी नाकाफी सा लगा, लिहाजा इन्हें तत्काल आबकारी निरीक्षक देहरादून क्षेत्र मसूरी का प्रभार भी दे दिया गया। सिर्फ इतने पर ही बस नहीं हुआ, मैडम के दोनों सर्किलों और जनपदीय प्रवर्तन का काम चुटकी में निपटाने की वजह से एक और निर्णय लिया गया, जिसके अनुरूप इन्हें सहायक आबकारी आयुक्त जनपदीय प्रवर्तन देहरादून का भी प्रभार दे दिया गया। यहाँ आप कहानी को थोड़ा गौर से समझना होगा। जो जनपदीय प्रवर्तन होता है, इनका कार्य मूलतः जनपद में शराब की अवैध तस्करी, किसी और कार्य की आड़ में शराब का कारोबार का फलना फूलना और जनपद की सीमाओं पर विशेष नजर रखकर बाहरी राज्यों अथवा जिलों से आने वाली शराब तस्करी को पकड़ना होता है। सहायक आबकारी आयुक्त जनपदीय प्रवर्तन देहरादून और इंस्पेक्टर जनपदीय प्रवर्तन देहरादून का मतलब होता है कि इस पद पर रहते हुए हिमाचल सीमा पांवटा साहिब, सहारनपुर सीमा, जनपद टिहरी गढ़वाल सीमा, जनपद हरिद्वार सीमा, जनपद उत्तरकाशी सीमा तक इन्हें देखना होता है। अब जो इंस्पेक्टर ऋषिकेश में तैनात हो, ऋषिकेश से लेकर मसूरी तक मदिरा की दुकानों के औचक निरीक्षण की जिम्मेदारी उनके सर पर हो, क्या ऐसा संभव है कि वो इतनी आसानी से ये सब सुचारू रूप से कर पाएं? ऐसे एक नहीं बल्कि कई नाम हैं, जिनमें वीके जोशी इंस्पेक्टर से जिला आबकारी अधिकारी देहरादून के चार्ज पर है। राजधानी जैसे महत्वपूर्ण जनपद का प्रभार एक निरीक्षक को देने के पीछे न जाने क्या वजह हो सकती है। इसके अलावा महेंद्र सिंह बिष्ट, जिनको उधम सिंह नगर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सवाल वही, राजस्व के लिहाज से सबसे बड़े जिलों में से एक और जिम्मेदारी निरीक्षक स्तर पर क्यों? इसके अलावा ताराचंद पुरोहित, जिनको चंपावत और उधम सिंह नगर एक जिले से दूसरे जिले तक अतिरिक्त प्रभार देना सवाल खड़े करता है। अब आप ही सोचिए कि ये कार्यकुशलता है या प्रशासनिक अव्यवस्था। मुख्यालय जहां आबकारी नीति बनती है, लाइसेंस अनुभाग संचालित होता है, शीरा अनुभाग चलता है, राजस्व लक्ष्य तय होते हैं। यहाँ 2 अपर आबकारी आयुक्त, संयुक्त आयुक्त जैसे वरिष्ठ पद सृजित है, लेकिन जानकारी के अनुसार अधिकांश कार्य एक जूनियर रैंक के उप आबकारी आयुक्त के कंधों पर है। बीचों बीच में जिलों का अतिरिक्त कार्यभार भी उनके ही कंधों पर डाल दिया जाता है। माननीय न्यायालय तक इन मामलों को लेकर फटकार लगा चुकी है, पर क्या वाकई जवाबदेही तय हुई? बड़ा सवाल ये, क्या ये विभाग नियमों से चल रहा है या फिर अटैचमेंट स्थायी व्यवस्था बन चुका है? क्या राजस्व लक्ष्य के दबाव में प्रशासनिक संतुलन बिगड़ रहा है? क्या आउटसोर्स व्यवस्था की नीति निर्माण पर प्रभाव डाल रही है? क्योंकि जब पदोन्नति के बाद नियुक्ति न हो, वेतन मूल तैनाती से ही चलता रहे, निरीक्षक जिला आबकारी अधिकारी का कार्य करें और वरिष्ठ अधिकारी मुख्यालय में निष्क्रिय दिखें, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि यह काबिलियत का सम्मान है या फिर प्रबंधन का नया मॉडल। इन सबको देखने समझने से तो अब ऐसा लग रहा है कि प्रदेश का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला पूरा तंत्र अटैचमेंट और आउटसोर्स के भरोसे ही चल रहा है, जिसकी कमान है बिना छुट्टी लिए दिन रात काम करने वाले हमारे युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामे के हाथ में। खैर, उनके ही एक और विभाग की तरफ लेकर चलते हैं, जिसका नाम है कानून व्यवस्था। उत्तराखंड एक शांत राज्य, जहां एकाएक कुछ ऐसी घटनाएं पिछले कुछ समय से हो रही हैं जो उत्तराखंड को बिहार के जंगल राज की याद दिला रही हैं। सवाल यह है कि अचानक उत्तराखंड में यह सब क्या हो रहा है जिससे लोग सहम गए हैं। देहरादून एक के बाद एक हत्याओं से दहल उठा है। ये हत्याएं कोई चोरी छुपे नहीं, बल्कि सरेआम दिन के उजाले में हुई हैं। 15 दिन 5 हत्याएं सिर्फ देहरादून में। सवाल उठने लगे कि क्या राजधानी अब अपराधियों के लिए खुला मैदान बन चुकी है? 29 जनवरी विकासनगर में एक छात्रा की हत्या। 31 जनवरी ऋषिकेश में प्रीति रावत को गोली मार दी जाती है।
2 फरवरी मच्छी बाजार में गुंजन नाम की युवती को चापड़ से काट दिया जाता है और 11 फरवरी को तिब्बती मार्केट के सामने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 13 फरवरी जिम जाते हुए एक और हत्या। एक और खबर आई कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में डबल मर्डर हुआ है। गुरुवार सुबह मंडी परिसर में युवक और युवती की खून से सनी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार दोनों की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव पहचानने में भी मुश्किल है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये सिस्टम की नाकामी की कहानी है। सवाल है, अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं? क्या उन्हें कानून का जरा भी डर नहीं? मामला सिर्फ देहरादून तक सीमित नहीं है। काशीपुर में किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या कर लेते हैं। लक्सर में पुलिस अभिरक्षा में बदमाश विनय त्यागी की हत्या हो जाती है। जब पुलिस कस्टडी में ही जान सुरक्षित नहीं तो आम आदमी किस पर भरोसा करे? या हम ये नहीं करें कि पुलिस अपराध करने से पहले ही जान ले कि फला व्यक्ति अपराध करने वाला है और जाकर उसको पकड़ ले। ये तो संभव ही नहीं। लेकिन इन ज्यादातर घटनाओं में देखने को मिला कि जिन लोगों की हत्या हुई वो पहले ही पुलिस में शिकायत या इस तरह की कोई घटना होने का अंदेशा जता चुके थे। यहीं पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आती है। पुलिस के पास शिकायत आती है और पुलिस उसको हल्के में ले लेती है और बाद में शिकायत करने वाला अपनी जान गंवा देता है। यहाँ पुलिस का ढीला और हीला हवाले वाला रवैया पुलिस को ही भारी पड़ रहा है, जबकि पीड़ित की शिकायत पर तुरंत पुलिस थाने कोतवाली की सक्रियता से ऐसे क्राइम को काफी हद तक रोका जा सकता है। अगर इस स्तर पर थानेदार या कोतवाल की तरफ से हीला हवाली होती है तो इस पर उन सभी संबंधित पुलिसकर्मियों पर भी वैधानिक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। भले आम भाषा में कमांड डीजीपी, आईजी या पुलिस के कप्तान यानी एसएसपी के पास हो, लेकिन काफी हद तक राजनीतिक दखल भी इसका एक बड़ा कारण माना जाता है। किसको कहां पोस्टिंग मिलेगी, किसको हटाया जाएगा, किसको सजा मिलेगी, ये अधिकार अधिकतर पुलिस के आला अधिकारियों के हाथ में पूरी तरह से होते नहीं। यह सच है कि पुलिस भगवान नहीं होती जिसके अंतर्मन में किसी घटना के होने की जानकारी पहले से ही आ जाए। हाँ, क्राइम के बाद अगर क्रिमिनल्स को पुलिस पकड़ने में कामयाब नहीं होती तो ऐसे किसी भी बड़े अधिकारी को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। इनकार इस बात से भी नहीं किया जा सकता कि पुलिस की वर्दी में कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो इस खाकी का नाजायज इस्तेमाल करने से चूकते नहीं। ऐसे ही कई पुलिस कर्मियों पर लगातार आरोप लगते रहे हैं जो आज भी जारी हैं। पुलिस के बड़े अधिकारियों को उन कुछ चुनिंदा लोगों की पहचान कर जो खुद उनके ही बीच में छुपे हैं, उनको भी सजा के मुहाने तक लेकर आना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। क्योंकि चुप्पी चाहे आबकारी विभाग के अटैचमेंट के खेल पर हो या कानून व्यवस्था पर, होती खतरनाक ही है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।